हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के स्टूडेंट पढ़ने वाला है इंट्रोडक्शन टू लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और वो भी वन शॉट के अंदर। तो इसमें हम कवर अप करने वाले ये सारे चीजें। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप बीबीए, बीसीए, बीकॉम, एमबीए, एमएससी, एमटेक, बीटेक, ये सब्जेक्ट जो ऑपरेशन रिसर्च या ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के नाम से आता है, ये आपको हर आपके कोर्स में मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज सीखने को मिलेगी आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक बात और कि अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम व्यूअर है ना, वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पे ऑपरेशन रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के वीडियोस काफी सारे अपलोडेड है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं, बहुत मजा आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का, इंट्रोडक्शन टू लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, लीनियर का मतलब क्या होता है, तो देखिए लीनियर का मतलब क्या होता है। ये जो भी हम चीज पढ़ रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक है, ठीक है। तो लीनियर का मतलब होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी रहेगी, हमेशा 1 रहेगी। ओके, मतलब जो वेरिएबल रहेगा एक्स वाई, उनकी हाईएस्ट पावर हमेशा 1 रहेगी, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में रहेंगे। दूसरी बात होती है प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम है, हम क्या करेंगे, उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे, और उस मैथमेटिकल मॉडल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्स है, हम क्या कर पाए, उनका इकोनॉमिक एलोकेशन कर पाए। ओके, तो ये होता है प्रोग्रामिंग का मतलब। अब देखिए जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो क्या करता है, लीनियर प्रोग्रामिंग डील करता है ऑप्टिमाइजेशन से। ठीक है, और ऑप्टिमाइज किसको करता है, फंक्शन ऑफ वेरिएबल को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। राइट, तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो ऑप्टिमाइज करता है किसको, फंक्शन ऑफ वेरिएबल को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अब अगर एलपीपी ऑप्टिमाइज कर रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, तो वहां पे क्या रहेंगे, हमारे पास सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटी रहेगी, जिसके सब्जेक्ट में एलपीपी क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भैया ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, है ना, तो हमें समझते हैं, वो सिंपल सा कंसेप्ट है। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो किसी कंपनी का क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, कॉस्ट हो सकता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, सेल्स हो सकता है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब मैं बताता हूँ यहाँ पे वापस से एक बार आपको, कि मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना। तो अगर किसी कंपनी को ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, या किसी कंपनी को ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को मिनिमाइज करना, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, कॉस्ट को मिनिमाइज करना। राइट, तो वहां पे ध्यान क्या रखना रहेगा कि अगर मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है या कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो उसको अपने आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज नहीं होगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके सब्जेक्ट में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स या लिमिटेशन रहेंगे, और वो किस फॉर्म में आएंगे, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटी के फॉर्म में आएंगे। ओके, अभी जो कंस्ट्रेंट्स है ये क्या हो सकते हैं, देखिए जो कंस्ट्रेंट्स है वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेस, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, स्टोरेज कैपेसिटी, मैन पावर, मशीन कैपेसिटी और टाइम, ये सारे क्या हो सकते हैं, हमारे कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। तो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। अब कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो अब जो रॉ मटेरियल से मटेरियल बन रहा है, रॉ मटेरियल से जो आइटम प्रोडक्ट बन रहा है, अगर वो रॉ मटेरियल आपको सही कॉस्ट पे नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वहां पे, कि रॉ मटेरियल की कमी हो जाएगी, है ना, कॉस्ट आपकी ज्यादा लग सकती है वहां पे। दूसरा, कि आपके पास चलो रॉ मटेरियल भी है, मेन पावर सब है, प्रोडक्ट भी बना रहे हो बढ़िया, बट उसको रखने की जगह ही नहीं है। दूसरा कंस्ट्रेंट या लिमिटेशन क्या हो जाएगा, स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे, तो मेन पावर जो कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा एक कंस्ट्रेंट हो जाएगा। कोई भी मशीन 24 घंटे काम नहीं कर सकती, तो जो मशीन कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगा, कि यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स हो जाएगा। सिमिलरली टाइम भी क्या होगा, कंस्ट्रेंट होगा। तो जब भी हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो हम क्या करेंगे, इन कंस्ट्रेंट्स के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमेशा अचीव होगा। राइट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका हम मैथमेटिकल मॉडल देखते हैं एलपीपी का। जो हमने यहाँ पे ये लिखी है डेफिनेशन, इसी के अकॉर्डिंग हम मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, सपोज कीजिए हमने यहाँ पे कितने वेरिएबल ले लिए, हमने यहाँ पे n डिसीजन वेरिएबल और m कंस्ट्रेंट्स लेके रखे। ठीक है, तो हमें करना क्या रहेगा, ये डिसीजन वेरिएबल x1 x2 xn की वैल्यू फाइंड करना रहेगी, जिससे कि हम क्या कर सके, ऑप्टिमाइज कर पाए किसको, z को। अब ये जो z है इसको हम बोलेंगे फंक्शन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ वेरिएबल मतलब c1 x1 c2 x2 अप टू cn xn, ये क्या कहलाएगा, हमारा फंक्शन ऑफ वेरिएबल कहलाएगा।
और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया था, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, किसके सब्जेक्ट में ऑप्टिमाइज करेंगे, लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटी के सब्जेक्ट में। तो ये जो सेट दिया हुआ है यहाँ पे a11 x1 से लेके a1n xn, ये तीन में से कोई सा एक सिंबल लेगा लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ये छोटा बड़ा या बराबर रहेगा b1 से। तो ये जो पूरा सेट है b1 b2 bm का, ये क्या कहलाएगा, हमारा कंस्ट्रेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट्स कहलाएंगे। अब ये कंस्टेंट अपने लीनियर इक्वालिटी भी हो सकती है और इक्वेशन भी हो सकती है। इक्वालिटी कब होगा, जब सिंबल कैसा आएगा, लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इक्वेशन कब होगा, जब सिंबल आएगा इक्वल टू टाइप का। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, और सबसे एंड में क्या लिखा है यहाँ पे, x1 x2 xn ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये कौन सा रिस्ट्रिक्शन है, ये है हमारा नॉन निगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। ध्यान के रखना है आपको यहाँ पे कि एलपीपी रियल लाइफ से डील करता है, तो एलपीपी पे जितने भी वेरिएबल रहेंगे वो कैसे रहेंगे, हमेशा नॉन नेगेटिव रहेंगे। ओके, अब यहाँ पे इन सब का मतलब है कि ये C1 C2 का मतलब क्या है, ये A11 का मतलब क्या है, ये B1 B2 BM का मतलब क्या है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहा हूँ कि इन सब का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे हमने। तो अगर हम समझे यहाँ पे, ये जो C1 C2 CN है, तो C1 का मतलब क्या हो जाएगा, C1 का मतलब होगा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन किसके लिए, टू द वेरिएबल x1। अब ये मैंने केवल x1 के लिए लिखा है, वैसे अपन अगर C2 की बात करें तो C2 का मतलब हो जाएगा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन टू द वेरिएबल x2। अब ये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन बोला, तो इसका मतलब क्या होता है कि वेरिएबल x1 की एक यूनिट से, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, मैक्सिमाइजेशन है, तो वेरिएबल x1 की एक यूनिट से कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो किससे डिनोट करेंगे अपन, C1 से। यहाँ पे आपको अमाउंट आएगा, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। C2 x2 लिखा है, मतलब C2 का मतलब क्या होगा कि वेरिएबल x2 के एक यूनिट से कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव का मिनिमाइजेशन टाइप का, तो C1 का मतलब क्या हो जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगा, कि वेरिएबल की एक यूनिट से कितनी कॉस्ट लग रही है ना, वेरिएबल के एक यूनिट x1 यूनिट की कितनी कॉस्ट है, x2 यूनिट की कितनी कॉस्ट आ रही है ना, सिंगल यूनिट की। तो इसका मतलब क्या होगा, C1 C2 का मतलब हो जाएगा पर यूनिट कॉस्ट टू द वेरिएबल x1 x2 xn। इसलिए मैंने यहाँ पे इन जनरल वे में क्या लिख दिया है, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। ओके, अब यहाँ पे पर लिखा है A11 A12, है ना, अप टू A1n, फिर यहाँ पे लिखा कंस्टेंट्स B1 B2 अप टू BM। तो देखिए, ये जो B1 B2 BM लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि ये B1 B2 BM का मतलब होगा लिमिटेशन ऑन रिसोर्सेस। ठीक है, तो ये जो B1 B2 अप टू ये जो BM लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, लिमिटेशन ऑन रिसोर्सेज। ओके, ये जो B1 B2 BM इसका मतलब होता है लिमिटेशन ऑन रिसोर्सेज। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई मशीन है, अब उस मशीन का यूज अपन 24 घंटे तो नहीं कर सकते दिन में, है ना, दिन में हो सकता है अपन उसका यूज 8 घंटे कर रहे हैं या 15 घंटे कर रहे हैं। तो जो 15 घंटे अपन यूज कर रहे हैं मशीन का, वो क्या हो जाएगा, लिमिटेशन हो जाएगा, किस पे, रिसोर्स पे। अब यहाँ पे रिसोर्स क्या हो जाएगा, हमारे एग्जाम्पल में मशीन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे लिखा है A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A1n xn। ये तो A11 इसका मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि A11 हमें बताता है वेरिएबल x1 की एक यूनिट कितना अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूज करेगी लिमिटेड रिसोर्स B1 में से। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स B1 है, तो B1 लिमिटेड रिसोर्स में से x1 वेरिएबल की एक यूनिट कितना अमाउंट यूज करेगी। वैसे ही A12 क्या बताएगा हमें कि वेरिएबल x1 की एक यूनिट, सॉरी, वेरिएबल x2 की एक यूनिट कितना अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूज करेगी आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स B1। ठीक है, तो अगर ये टाइम रहेगा, तो एक प्रोडक्ट को बनने में कितना टाइम लग रहा है ना, x1 यूनिट के, x2 के एक प्रोडक्ट को बनने में कितना टाइम लग रहा है, वो क्या बताएगा, A11 और A12 बताएगा, है ना। तो ये सारा क्या होता है, A11 A12 AM1 का मतलब अमाउंट ऑफ रिसोर्स। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे A11 A12 अप टू AMN। इनका मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूज्ड बाय वन यूनिट ऑफ वेरिएबल x1 x2 अप टू xn। ओके, रिस्पेक्टिवली। क्लियर, तो ये हो गया अपना अमाउंट ऑफ रिसोर्स की बात। अब नेक्स्ट यहाँ पे है
कि ये जो सिंबल है ये कब कब यूज करना है हम लोगों को, ठीक है। ये जो सिंबल देकर के आपको लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये कब यूज करना है। तो ये जो लेस देन इक्वल्स टू सिंबल है कब यूज करेंगे, यूज व्हेन आपको दी रहेगी रिसोर्स की मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है। व्हेन मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रिसोर्स इज गिवन, व्हेन मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रिसोर्स इज गिवन। तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, लेस देन सिंबल का यूज करोगे। ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल का यूज कब करेंगे, जब आपको क्या दिया रहेगा, मिनिमम कैपेसिटी रिसोर्स की दी रहेगी, मिनिमम कैपेसिटी ऑफ रिसोर्स इज गिवन, रिसोर्स इज गिवन। और इक्वल टू सिंबल का कब यूज करेंगे हम लोग, जब आपको रिसोर्स की दी रहेगी एग्जैक्ट कैपेसिटी। तो जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि लेस देन इक्वल टू सिंबल का यूज कब करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल में डेटा पैक डलाते हैं, ठीक है। तो अगर जो डेटा पैक है वो दिन भर में आप कितना यूज कर सकते हो, सब फॉर एग्जांपल 1 GB का डेटा पैक है। तो जो डेटा है वो हमारा रिसोर्स हो गया, और 1 GB क्या हो जाएगा, उस रिसोर्स की कैपेसिटी हो जाएगी, मैक्सिमम कैपेसिटी की दिन भर में आप 1 GB डेटा ही यूज कर सकते हो या उससे कम यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन कौन सा नोटेशन लगाएंगे यहाँ पे, लेस देन इक्वल्स टू का, कि जो भी इंटरनेट डेटा है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 GB आप यूज कर सकते हो पर डे, ओके। ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिंबल का यूज कब करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ग्रेजुएशन किया या मास्टर डिग्री करी, तो अपन ने मान लिया जो सैलरी है, तो मिनिमम सैलरी अपन ने क्या मान ली कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितनी रहेगी, फॉर एग्जांपल 20,000। तो यहाँ पे जो सैलरी है वो क्या जाएगी, मिनिमम कितनी है, 20,000 से स्टार्ट होगी और अप टू कहीं तक भी जा सकती है। इक्वल्स टू का कब यूज करेंगे हम, जब आपको दी है रिसोर्स की एग्जैक्ट कैपेसिटी। जैसे कोई ब्रिक्स बनती है या ईंटें बनती है, तो वहां पे जो भी इंग्रेडिएंट रहता है ईंटों को बनाने के लिए, ठीक है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। तो उनको अपन इस स्टेप से मिक्स करते हैं कि जो फाइनल ईंट का प्रोडक्ट है, सॉरी फाइनल ईंट का जो वेट है वो क्या आ जाए, 2 किलो या 3 किलो के बराबर आ जाए, है ना, जो भी ईंट का वेट रहता है उसके अकॉर्डिंग इक्वल्स टू आ जाए। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, वहां पे इक्वल्स टू कंस्टेंट का इक्वल्स टू सिंबल का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देख रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे जो न्यूमेरिकल जो फॉर्मुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं वो आपको समझ में इजीली आएंगे। तो ये कुछ स्टेप रहती है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी में। तो पहली स्टेप क्या रहती है कि डिसीजन वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम में, ठीक है। वो कैसे करना है मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। दूसरी स्टेप रहती है नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, मतलब जितने भी वेरिएबल रहेंगे वो सारे के सारे कैसे रहेंगे, यहाँ पे नॉन नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। तीसरी स्टेप क्या रहती है, कंस्ट्रेंट को लिखना है डिसीजन वेरिएबल की टर्म में, ठीक, मतलब जो भी हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं उनको अपने को वेरिएबल की टर्म में लिखना रहेगा। और फोर्थ स्टेप क्या रहेगी कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हमें क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, उसको अपने को लिखना रहेगा एज ए लीनियर फंक्शन ऑफ डिसीजन वेरिएबल। तो जो हमने मॉडल पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग अपने को सारी स्टेप फॉलो करके मॉडल हमारा बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पे तो समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देके रखा है कि कोई फर्म है वो प्रोड्यूस करे 3 प्रोडक्ट, और ये तीनों प्रोडक्ट 3 अलग अलग मशीन पे प्रोसेस्ड हो रहे हैं। तो आपको क्या दिया, मशीन कैपेसिटी दी है मिनट्स पर डे, कि मशीन M1 का अपन कितना यूज कर सकते हैं पर डे, 440 मिनट्स, मशीन M2 का 470 मिनट्स, मशीन M3 का 430 मिनट्स। और टाइम पर यूनिट ये भी मिनट्स में दिया है, कि प्रोडक्ट 1 की एक यूनिट को बनने में कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट्स लग रहे हैं M1 मशीन पे। प्रोडक्ट 2 की एक यूनिट को बनने में 3 मिनट्स लग रहे हैं M1 मशीन पे। ऐसे प्रोडक्ट 3 की एक यूनिट को बनने में M1 मशीन पे 2 मिनट्स लग रहे हैं। ऐसे आपको M2 और M3 के लिए दिया है। जहां पे डैश लगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि M2 मशीन पे प्रोडक्ट 2 नहीं बन रहा है, और M3 मशीन पे प्रोडक्ट 3 नहीं बन रहा है ना, कोई भी यूनिट नहीं बन रही है। अब आपको क्या बोला है कि आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है डेली नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट। तो जो प्रॉफिट दिया है पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट 1 2 3 इज 4 3 एंड 6 रुपीज। तो जो आपको प्रॉफिट दिया है पर यूनिट प्रोडक्ट 1 2 3 का, वो दिया है ₹4, ₹3 एंड ₹6। ये भी लिख दिया है कि जितना भी अमाउंट प्रोड्यूस होगा वो कंज्यूम हो जाएगा मार्केट में, है ना। तो अपने को फॉर्मुलेट करना है एलपीपी मॉडल फॉर द प्रॉब्लम, राइट। अब यहाँ पे अपने को प्रॉफिट दे के रखा है, इसका मतलब हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप जो रहती है मॉडल की, वो लिखती है यहाँ पे आइडेंटिफाई डिसीजन वेरिएबल, ठीक है, आइडेंटिफाई डिसीजन वेरिएबल। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो आप क्या करना है, जो भी आपको ऑब्जेक्टिव दिया है मतलब
क्वेश्चन के अंदर। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, क्योंकि आपको प्रॉफिट देके रखा है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब जो प्रॉफिट है वो आपको किसका देके रखा है, प्रोडक्ट 1, 2 और 3 की एक एक यूनिट का प्रॉफिट दिया है ना, प्रॉफिट पर यूनिट। अब कंपनी प्रोडक्ट 1, 2, 3 की एक एक यूनिट तो नहीं बनाएगी, वो कितनी यूनिट बनाएगी, X1, X2 और X3। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट कंपनी मैन्युफैक्चर, कंपनी मैन्युफैक्चर, हम मान लेंगे X1 यूनिट किसकी, ऑफ प्रोडक्ट 1 है ना, प्रोडक्ट 1 की X1 यूनिट, कॉमा करके लिख देना, X2 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 2 एंड X3 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 3। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको आइडेंटिफाई करना है डिसीजन वेरिएबल, तो आपको माइंड में क्या रहना चाहिए कि भैया जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो वो देख लो। ऑब्जेक्टिव अगर मैक्सिमाइज प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आपको किसका देके रखा है ना, वो देख लो, और उसके अकॉर्डिंग आप वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब जो सेकंड पॉइंट रहेगा यहाँ पे, सेकंड पॉइंट था हमारा नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। तो सिंपल सा लॉजिक है इसमें भी, नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, अब इसमें क्या हो जाएगा नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन के अंदर, कि ये जो अपन ये नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट 1, 2, 3 की, है ना, ये कभी भी नेगेटिव प्रोडक्शन तो होगा नहीं, है ना। तो हमेशा जो प्रोडक्शन रहेगा यहाँ पे कैसा रहेगा, X1, X2, X3 का ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, नॉन नेगेटिव रहेगा, राइट। तीसरी चीज क्या रहेगी यहाँ पे, कि कंस्ट्रेंट को लिखना है अपने को वेरिएबल के फॉर्म में। तो थर्ड पॉइंट रहेगा एक्सप्रेस कंस्ट्रेंट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स को लिखना है आपको वेरिएबल के फॉर्म में। देखो कैसे लिखेंगे, वो सिंपल सा है। मैं मशीन M1 के लिए बता रहा हूँ आपको, कि अगर मैं M1 मशीन के लिखूँ कंस्ट्रेंट्स को, तो देखिए मशीन M1 में अगर मैं बात करूँ तो मशीन M1 के ऊपर जो यूज कर सकते हैं अपन मशीन M1 का, कितना कर सकते हैं, 440 मिनट्स पर डे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मशीन क्या हो गई, रिसोर्स हो गया, और ये जो मिनट्स पर डे है ये क्या हो जाएगा, उस पर लिमिटेशन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे प्रोडक्ट 1 की एक यूनिट को बनने में M1 मशीन पे 2 मिनट्स लग रहे हैं, और कंपनी प्रोडक्ट 1 की कितनी यूनिट बना रही है, X1 यूनिट बना रही है। तो एक यूनिट को M1 पे 2 मिनट लग रहे हैं, कंपनी प्रोडक्ट 1 की X1 यूनिट बना रही है, तो एक यूनिट को 2 मिनट, तो X1 यूनिट को कितने मिनट लगेंगे, 2x1 मिनट। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये हो जाएगा 2x1। ऐसे ही प्रोडक्ट 2 की एक यूनिट को M1 पे बनने में 3 मिनट्स लग रहे हैं, कंपनी प्रोडक्ट 2 की X2 यूनिट बना रही है, तो X2 यूनिट को बनने में कितना टाइम लगेगा, 3 × X2, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 × X2, प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक ही मशीन पे बन रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट, अगर हम देखें कि प्रोडक्ट 3 की एक यूनिट को बनने में 2 मिनट लग रहे हैं M1 मशीन पे, और कंपनी प्रोडक्ट 3 की X3 यूनिट बना रही है, तो कितना टाइम लगेगा इसको, 3x3, है ना, M1 मशीन के ऊपर। ठीक है, अब ये यहाँ पे 440 मिनट्स है। अब ये आपको दी मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी। ठीक है, क्यों दी है, क्योंकि M1 मशीन का यूज में 440 मिनट्स पर डे से ज्यादा यूज नहीं कर सकता। तो ये रिसोर्स जो दिया है ये आपको मैक्सिमम कैपेसिटी शो कर रहा है रिसोर्स की। तो मैंने आपको बताया था अभी कि किस टाइप का सिंबल लगेगा यहाँ पे, लेस देन इक्वल्स टू 440। ओके, अब ऐसे अगर आप M2 मशीन की बात करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे आप, 4x1 प्लस, अब x2 तो है नहीं तो आप चाहे तो 0x2 लिख दो या मत लिखो चलेगा, प्लस 3x3, और यहाँ भी क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू 470। ऐसे आप मशीन M3 के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे, 2x1 प्लस 5x2 प्लस 0x3 और लेस देन इक्वल्स टू 430। ठीक है, तो ये हमारी होगी थर्ड स्टेप। अब अगर मैं फोर्थ स्टेप पे आऊं, तो फोर्थ स्टेप क्या रहेगी हमारा, राइट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, राइट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैक्सिमाइज जेड, है ना, मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अब प्रॉफिट आपको देके रखा है प्रोडक्ट 1, 2 और 3 की एक एक यूनिट का, तो प्रोडक्ट 1 की एक यूनिट से कितना प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपीज का हो रहा है, और कंपनी प्रोडक्ट 1 की कितनी यूनिट बना रही है, X1 यूनिट बना रही है,
तो एक यूनिट से अगर 4 का प्रॉफिट हो रहा है तो x1 यूनिट को जब अपन सेल आउट करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा 4x1। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन 4x1। ऐसे ही अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट 2 की एक यूनिट से कितना प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपीज का, और कंपनी प्रोडक्ट 2 की x2 यूनिट बना रही है, तो एक यूनिट से अगर 3 का प्रॉफिट हो रहा है तो x2 यूनिट से कितना प्रॉफिट होगा, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 3x2। और ऐसे ही नेक्स्ट क्या जाएगा यहाँ पे 6x3। ठीक है, प्रोडक्ट 3 की एक यूनिट से कितना प्रॉफिट हो रहा है 6 रुपीज, और कंपनी प्रोडक्ट 3 की x3 यूनिट बना रही है तो कितना प्रॉफिट होगा 6x3। इसको हमको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, अब ये जो अपन ने मॉडल लिखा है इसको मैं सिस्टमेटिक जो एलपीपी का मैथमेटिकल मॉडल है उसके फॉर्म में लिख के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए अपन कैसे लिखेंगे इसको। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x1 x2 x3, है ना। सो s2 मतलब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे कि कंपनी कितनी यूनिट्स बनाए प्रोडक्ट 1 2 और 3 की। x1 x2 x3 का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स था, जिससे कि अपन क्या कर पाए मैक्सिमाइज कर पाए z को। तो z आपको क्या लिखा था यहाँ पे z आपको लिखा था 3x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3। आई थिंक इसको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कि z का मतलब क्या लिखा था वहां पे। एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा था कि मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x1 प्लस 3x2 प्लस 6x3 सब्जेक्ट टू सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटी आएगी। तो जो हमने लिखा था ना मशीन m1 m2 के लिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x1 प्लस 3x2 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2x3 लेस देन इक्वल्स टू 440। फिर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे 4x1 प्लस 0x2 प्लस ये हो जाएगा 3x3। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 470। और नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे 2x1 प्लस 5x2 प्लस ये हो जाएगा 0x3 लेस देन इक्वल्स टू 430। और एंड में हम लिखेंगे x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा मैथमेटिकल मॉडल एलपीपी का। राइट, तो जो हमने पढ़ा था वही सारी चीजें यहाँ पे है कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, है ना, ये कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगे, और एंड में हो जाएगा नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो ये अपना मॉडल स्टेप से बनेगा। मैंने एक एक स्टेप बताई आपको जिससे कंसेप्ट क्लियर रहे आपको। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं मिनिमाइजेशन का फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो ये है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी इन द केस ऑफ मिनिमाइजेशन। तो क्वेश्चन पहले हम समझते हैं क्या देके रखा है। तो ये क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि कोई पर्सन है, उसको डिसाइड करना है उसकी डाइट का चार्ट, है ना, जिससे उसकी डेली रिक्वायरमेंट जो है प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट की वो मिनिमम कॉस्ट पे फुलफिल हो जाए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया यहाँ पे कॉस्ट को मिनिमाइज करना। अब जो चॉइस है अपने को चार अलग अलग टाइप की फूड से बनानी है, और फूड टाइप 1 2 3 4, है ना, और उसकी आपको कॉस्ट दी है पर यूनिट में। द यील्ड पर यूनिट ऑफ दिस फूड्स आर गिवन इन द टेबल। तो आपको जो यील्ड पर यूनिट दी है प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट की वो दे के रखी है, और नीचे आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट दे के रखा है। फॉर्मुलेट द एलपीपी मॉडल फॉर द प्रॉब्लम। ठीक है, तो जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम स्टेप तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे डिसीजन वेरिएबल। तो आइडेंटिफाई डिसीजन वेरिएबल। अब देखो कैसे आइडेंटिफाई करना है। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव चेक करना क्या दिया है। तो हमारे केस में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब कॉस्ट आपको किसकी दी है, तो देखो यहाँ पे ये जो फूड टाइप दिए है 1 2 3 4, इनकी आपको दी है कॉस्ट पर यूनिट। जो पुराना टेबल था पिछले क्वेश्चन में वो अलग था, इस क्वेश्चन में टेबल अलग है। ठीक है, कॉस्ट आपको दी है फूड टाइप की, तो हमारे जो डिसीजन वेरिएबल है वो क्या हो जाएंगे, ये डिफरेंट टाइप के फूड से ये हमारे डिसीजन वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को मिनिमाइज करना। कॉस्ट आपको देके रखी है डिफरेंट फूड टाइप की, तो हमारे जो डिसीजन वेरिएबल हो जाएंगे डिफरेंट फूड टाइप। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट लेट वी टेक x1 यूनिट ऑफ ये अपन कौन सा फूड टाइप ले रहे हैं फूड टाइप 1। ठीक है, कॉमन लगा के लिख सकते हो आप x2 यूनिट ऑफ फूड टाइप 2, है ना, और अपन आगे लिख देंगे x3 एंड x4 यूनिट्स ऑफ फूड टाइप
3 एंड 4, ओके, रिस्पेक्टिवली। तो हमने स्टेप्स यहाँ पे यूनिट्स ले ली। अब अगली जो स्टेप है, सेकंड स्टेप जो है नेक्स्ट, वो क्या रहेगी यहाँ पे, नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। तो जो नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन रहेगा, नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन, तो वो आप बहुत इजीली बता सकते हो कि भैया नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन में क्या रहेगा कि जितने भी टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ फूड की यूनिट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, है ना। फूड का प्रोडक्शन नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, उसकी कॉस्ट नेगेटिव नहीं जाएगी, है ना। तो डिफरेंट टाइप के जो फूड्स है वो क्या रहेंगे यहाँ पे, नॉन नेगेटिव रहेंगे, राइट। थर्ड स्टेप क्या रहेगी यहाँ पे, थर्ड स्टेप रहेगी कंस्ट्रेंट्स को लिखना है वेरिएबल के फॉर्म में। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्सप्रेस कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, एक्सप्रेस कंस्ट्रेंट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। अब आपको ये पहचानना है यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स क्या है ना, गलती नहीं करना है आपको। कंस्ट्रेंट्स कैसे पहचानना है, आप ये देखो लिमिटेशन किसका देके रखा है। तो अपन सिंपल सा देखे अगर कि लिमिटेशन किसका दिया है, तो ये दिखा है मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या हो गया, ये हमारा लिमिटेशन हो गया। अब ये लिमिटेशन किस पे लग रहा है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट पे। तो ये प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट क्या हो गए, ये हो गए हमारे रिसोर्सेस, राइट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रोटीन के लिए अगर मैं लिखूं इसको, ठीक है, प्रोटीन का जो कंस्टेंट है वो बनाऊं तो कैसे बनेगा, देखो वो सिंपल सा लॉजिक है। फूड टाइप 1 की हमारे पास कितनी यूनिट है, x1 यूनिट, और एक यूनिट में कितना यील्ड आ रहा है प्रोटीन का, 3 आ रहा है, तो 3x1 हो जाएगा। फूड टाइप 2 की हमारे पास कितनी यूनिट है, x2 यूनिट है, और एक यूनिट में कितना प्रोटीन आ रहा है, 4 यील्ड पर यूनिट आ रहा है। ऐसे ही x3 में कितना, सॉरी थर्ड फूड टाइप में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, देखिए कुछ स्टेप्स लिखेंगे, 3x1 प्लस 4x2 प्लस 8x3 प्लस 4x4, आएगा स्टेप से। अब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट देके रखिए आपको, है ना, 800, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट दी, मतलब क्या होगा यहाँ पे जो सिंबल होगा इसका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 800, ठीक। ये हो गई हमारी बात किसकी, प्रोटीन की। अब ऐसे अगर मैं फैट्स के लिए लिखूं तो अब बहुत इजीली आप बता सकते हो सारी चीजें। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 7x3 प्लस 5x4, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 200, ओके। और वैसे अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए लिखूं, है ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अगर मैं लिखूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 6x1 प्लस 4x2 प्लस 7x3 प्लस 4x4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 700, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए यहाँ पे, सारे कंस्टेंट्स हो गए वेरिएबल के फॉर्म में। अब जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप क्या रहेगी हमारी यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे। अब देखो फोर्थ स्टेप में ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है ना, ये हमने हाईलाइट भी किया था। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, मिनिमाइज जेड। अब कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो कॉस्ट आपको देखो यहाँ पे दे के रखी है कि फूड टाइप 1 की कॉस्ट कितनी, 45 पर यूनिट, फूड टाइप 2 3 4 की कॉस्ट दे के रखी है। तो फूड टाइप 1 के अपन क्या करेंगे, जितनी भी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उससे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, उस पर्टिकुलर कॉस्ट से कर देंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 45x1, मतलब फूड टाइप 1 की एक यूनिट की कॉस्ट 45 है, हम x1 यूनिट बना रहे हैं तो x1 की कॉस्ट कितनी होगी, 45x1। ऐसे ही फूड टाइप 2 की हम x2 यूनिट बना रहे हैं और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 40 है, तो कितना होगा ये, 40x2। ऐसे नेक्स्ट कितना आएगा, 85x3 प्लस 65x4, ठीक है। तो हम इसका मॉडल बहुत इजीली बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने मॉडल के लिए जगह नहीं रखी है, तो आई थिंक आप जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके अकॉर्डिंग देख के उसका मॉडल बना सकते हैं कि आपको x1 x2 फाइंड करना है, सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, और एंड में नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाना है। तो ये एक और क्वेश्चन है मिनिमाइजेशन का, ये क्वेश्चन भी काफी बढ़िया क्वेश्चन देके रखा है। तो इसको अपन डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। अब है ना, डायरेक्ट मैं मॉडल बनाऊंगा, एक एक स्टेप नहीं लिखूंगा, क्योंकि आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कि स्टेप्स कैसे लिखनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे। तो बस मैं फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ कि डिसीजन वेरिएबल को आइडेंटिफाई कैसे करना है और क्या रहेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पे कॉस्ट को मिनिमाइज करना। अब कॉस्ट को मिनिमाइज करना अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है तो कॉस्ट आपको किसकी देकर रखी है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, फूड एक्स कंटेन 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए पर ग्राम,
एंड 7 यूनिट ऑफ विटामिन बी पर ग्राम एंड कॉस्ट 12 पैसा पर ग्राम। तो फूड एक्स की आपको कॉस्ट दी है 12 पैसा पर ग्राम। वैसे फूड वाई कंटेन 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए पर ग्राम एंड 12 यूनिट ऑफ विटामिन बी पर ग्राम एंड कॉस्ट 20 पैसा पर ग्राम। तो फूड वाई की भी आपको कॉस्ट देख रही है, ठीक है। और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है डेली की विटामिन ए और बी की, वो दी 100 यूनिट और 120 यूनिट। तो इसका मतलब विटामिन ए और बी क्या हो जाएंगे, हमारे रिसोर्स हो जाएंगे। और उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कितनी है, 100 और 120 यूनिट्स की, ठीक है। तो अपने को फॉर्मुलेट करना है एलपीपी को, जिससे कि अपन कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाए। तो अगर हम यहाँ देखें सिंपल सा लॉजिक कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो कॉस्ट हमें किसकी देके रखी है, फूड एक्स और फूड वाई की दी है, पर यूनिट की दी है, सॉरी पर ग्राम की दी है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल सा लॉजिक है, हम क्या करेंगे, लेट वी टेक, जो पहली स्टेप है, हम क्या करेंगे यहाँ पे x1 यूनिट, सॉरी x1 ग्राम नॉट यूनिट, लेट वी टेक x1 ग्राम। हम क्या करेंगे यहाँ पे x1 ग्राम लेंगे किसका, फूड x का, x1 ग्राम ऑफ फूड x एंड x2 ग्राम ऑफ फूड y, ठीक है। ऐसा क्यों करा हमने, वो सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि आपको जो कॉस्ट है पर ग्राम में देके रखी है ना, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब कॉस्ट दी फूड एक्स और फूड वाई की, इसलिए हमने डिसीजन वेरिएबल है वो क्या लिए, x1 x2 लिए, ठीक है, और फूड एक्स और वाई की यूनिट्स लिए। दूसरी स्टेप आपको पता है कि x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा, है ना। अब देखो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल के फॉर्म में ये चीजें लिख लेते हैं कि जो विटामिन है वो हमारे रिसोर्स हो गए, है ना, विटामिन ए और विटामिन बी, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या दिया यहाँ पे, दो टाइप के फूड दे के रखे हैं, एक दिया है फूड एक्स और एक दिया है फूड वाई। और इसकी जो विटामिन ए और बी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपको दे के रखी है। तो विटामिन ए की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 100 यूनिट्स है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 100। और विटामिन बी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कितनी है यहाँ पे, 120 यूनिट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखा है पर ग्राम में दिया, ठीक है, कि फूड एक्स में विटामिन ए पर ग्राम, फूड एक्स में विटामिन ए पर ग्राम कितना है, 6 यूनिट है, तो यहाँ पे अपन 6 लिख देंगे। वैसे ही फूड एक्स में विटामिन बी पर ग्राम कितना लेकर रखा है, 7 यूनिट ऑफ विटामिन बी पर ग्राम, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, विटामिन बी के सामने 7 फूड एक्स के कॉलम में। ऐसे फूड वाई में क्या लिखेंगे, फूड वाई कंटेन 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए पर ग्राम, तो यहाँ पे अपन ने 8 लिख दिया। और 12 यूनिट ऑफ विटामिन बी पर ग्राम, तो यहाँ पे अपन ने कितना लिख दिया, 12 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपको मॉडल बनाना बहुत सिंपल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट मॉडल लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें फाइंड करना रहेगा कितने ग्राम फूड एक्स और वाई हमको बनाना है ना, या लेना है x1 x2, जिससे कि हम क्या कर पाए, कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाए, मिनिमाइज जेड, ठीक है। अब कॉस्ट हमें दी फूड एक्स और फूड वाई की, तो फूड एक्स की जो कॉस्ट है वो 12 पैसा पर ग्राम है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि फूड एक्स की 1 ग्राम की कॉस्ट 12 पैसा है, और कंपनी कितने ग्राम बना रही है, फूड एक्स x1 ग्राम बना रही है, तो एक ग्राम की कॉस्ट 12 पैसा है, तो x1 ग्राम की कॉस्ट कितनी होगी, 12 इंटू x1, ठीक है। वैसे ही फूड वाई में 1 ग्राम की कॉस्ट कितनी आ रही है यहाँ पे, फूड वाई के लिए 20 पैसा पर ग्राम, है ना, 1 ग्राम की कॉस्ट 20 पैसा है, और कंपनी फूड वाई की कितनी यूनिट बना रही है, x2 ग्राम बना रही है, तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी इसकी, इसकी हो जाएगी 20x2, ठीक है, सब्जेक्ट टू। अब कंस्टेंट लिखना है, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो विटामिन है ये क्या हो जाएंगे हमारे रिसोर्सेस, और उनके उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिटेशन, ठीक है। तो सभी इजीली लिख सकते हैं आप लोग। तो अगर मैं विटामिन ए के लिए लिखूंगा यहाँ पे कंस्टेंट, तो क्या आएगा कंस्टेंट, यहाँ पे देखिए कि फूड एक्स में विटामिन ए कितना है, 6 यूनिट आ रहा है ना पर ग्राम में, और हमारे पास फूड एक्स कितना है, x1 ग्राम है, तो कितना लगेगा यहाँ पे विटामिन ए, x1 ग्राम के लिए 6 इंटू x1। वैसे ही फूड वाई की अगर मैं बात करूं, तो विटामिन ए कितना है फूड वाई में, 8 यूनिट पर ग्राम है, ठीक है। और कंपनी कितने ग्राम ले रही है फूड वाई का, x2 ग्राम ले रही है, तो एक ग्राम में अगर मैं बात करूं 8 यूनिट आ रही है विटामिन ए की, तो x2 ग्राम में कितनी यूनिट आएगी, 8x2 आएगी। और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो क्या रहेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 यूनिट आ जाएगा,
ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं विटामिन बी की, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 7x1 प्लस 12x2, ठीक है, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 120, राइट। और एंड में हम क्या लिखेंगे, नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक। तो ये था हमारा मॉडल फॉर्मुलेशन मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का, है ना। एक और क्वेश्चन था, आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप लिखना और उसके बाद एंड में ये मॉडल क्रिएट करना, ठीक है, एंड में मॉडल बनाना। स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो फायदा क्या रहेगा आपको, कि समझ में आएगी इजिली चीजें, ठीक। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इसके बाद। तो देखिए यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन देके रखा है, ठीक है। तो इसमें अपना ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। और प्रॉफिट किसका दिया देखो यहाँ पे, एक फैन का प्रॉफिट है 22 रुपीज और एक मशीन को सेल करने पर प्रॉफिट हो रहा है 18 रुपीज का। तो यहाँ पे हमारे जो डिसीजन वेरिएबल रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, x1, x1 का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ फैन, एंड x2 का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ स्विंग मशीन, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे डिसीजन वेरिएबल। कैसे बनाया हमने डिसीजन वेरिएबल यहाँ पे, कि जो भी आपको ऑब्जेक्टिव हो वो देख लो, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट आपको जिस भी वेरिएबल का दिया है वो देखो, और उसी के अकॉर्डिंग क्या लिखना है आपको यहाँ पे, डिसीजन वेरिएबल लिखना है। तो हमें प्रॉफिट दिया था एक फैन और एक स्विंग मशीन का, तो कंपनी एक फैन और एक स्विंग मशीन तो सेल नहीं करेगी, तो कितने फैन सेल करेगी, वो x1 x2, है ना, जितने बनाएगी उतनी सेल करेगी। अब इसको भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे मॉडल के फॉर्म में। तो हमें क्या फाइंड करना रहेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ फैन x1 और नंबर ऑफ स्विंग मशीन x2, जिससे कि हम क्या कर पाए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए, मैक्सिमाइज दैट, ठीक है। अब देखो एक फैन से कितना प्रॉफिट हो रहा है, 22 रुपीज का। कंपनी कितने फैन बना रही है, x1 फैन बना रही है। तो एक फैन से अगर 22 का प्रॉफिट हो रहा है, तो x1 फैन को सेल आउट करने पर प्रॉफिट कितना होगा, 22x1। वैसे ही एक मशीन से प्रॉफिट हो रहा है 18 रुपीज का। कंपनी कितनी मशीन बना रही है, x2 बना रही है। तो एक मशीन से 18 का प्रॉफिट है, तो x2 मशीन से कितना प्रॉफिट होगा, 18x2, सब्जेक्ट टू। अब यहाँ पे अपने को लिमिटेशन लिखना है, ठीक है। तो देखिए कितनी कॉस्ट, कितने रुपए थे आदमी के पास वहां पे जो डीलर था, 5760, ठीक है। और एक फैन की कॉस्ट कितनी पड़ रही है उसको, 360 पड़ रही है। और एक मशीन की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 240, और उसके पास केवल कितने रुपीज है, 5760। तो ये हो जाएगा अपना मनी कंस्ट्रेंट, ठीक है, मनी के ऊपर लिमिटेशन। अब कैसे लिखेंगे, एक फैन की कॉस्ट 360 है, वो x1 नंबर ऑफ फैन परचेज कर रहा है, तो x1 फैन की कॉस्ट कितनी होगी, 360 x1, फिर प्लस, वैसे एक मशीन की कॉस्ट कितनी है, 240 रुपीज है, और वो कितनी मशीन परचेस कर रहा है, x2 मशीन, तो कितनी कॉस्ट होगी x2 की, 240x2, ठीक है। और उसके पास कितने रुपीज है, ओनली 5760, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 5760। अब आप सोच सकते हैं यहाँ पे क्या सिंबल आएगा, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू। तो यहाँ पे आएगा लेस देन इक्वल्स टू सिंबल, क्योंकि उसके पास इतना ही अमाउंट है कि वो मतलब क्या दिया आपको, मैक्सिमम कैपेसिटी दी है रिसोर्स की, ठीक है। मतलब रिसोर्स क्या हो गया, यहाँ पे मनी हो गया। अब उसके बाद इतनी ही मनी है, तो ये आपको दी मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है, ये हो गया मनी कंस्ट्रेंट। दूसरा एक और चीज दिया है, एंड हैज स्पेस फॉर ऑलमोस्ट 20 आइटम्स, मतलब उसके पास इतनी स्पेस है कि वो 20 आइटम रख सकता है फैन और मशीन को मिला के। अब वो कितने फैन बना रहा है, x1 फैन, कितनी मशीन बना रहा है, x2 मशीन, तो इन दोनों का जो सम आएगा वो क्या रहेगा, लेस देन इक्वल्स टू 20 रहेगा, ठीक है। और एंड में क्या होगा हमारा, नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ओके। तो ये रहेगा हमारा यहाँ पे कंप्लीट मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करना, जिससे कि उनकी भी इसमें हेल्प हो सके, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, और उसके बाद सिंप्लेक्स और बिग एम मेथड, जो अलग अलग वीडियोज है वो हम देखेंगे। थैंक यू।